तो गाइस आज हम पढ़ेंगे एनआई एक्ट। एनआई का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? आप बिजनेस में जो नेगोशिएशन करते हो किसके बेसिस पे करते हो? आप क्रेडिट के लिए नेगोशिएशन करते हो, आप पैसे के लिए नेगोशिएशन करते हो। तो वो जो नेगोशिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन। ठीक है, अब किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो आप नेगोशिएशन? वो क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपका मीन्स ऑफ नेगोशिएशन। मीन्स ऑफ नेगोशिएशन आपका क्या रहेगा? कोई डॉक्यूमेंट रहेगा। तो इसके अंदर आप मेजरली तीन चीजों के बारे में पढ़ोगे जो आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, बट थोड़ा सा हम टेक्निकल डिफरेंस लॉ के अंदर क्या दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरी चीज पढ़ेंगे हम चेक्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि बिजनेसेस वगैरह सबने देखे हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, वरना आपने अकाउंट्स के अंदर देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा चेक लग गया, या फिर आपने प्रोमिसरी नोट दे दिया, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने ऑलरेडी कभी ना कभी सुनी है, देखी है। आज हम पढ़ेंगे कि लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है इनके रिगार्डिंग। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है वो बना इसलिए था क्योंकि बिजनेसेस को कन्वीनियंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कन्वीनियंस कैसे प्रोवाइड करता है ये कि आप जरूरी नहीं है कि हर बार पैसा दे सको, आप जरूरी नहीं है हर बार पेमेंट दे सको। बिजनेसेस चलते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो जो चीजें क्रेडिट के ऊपर चलती हैं उसके रिगार्डिंग एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए या फिर उसको बैकिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो लीगल हो। ठीक है, तो उन लीगल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जिनकी बेसिस पे आप नेगोशिएशन कर सको, क्रेडिट शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे सको, या फिर थोड़े दिन के लिए क्रेडिट देते हैं ना बिजनेस के बारे में, क्या होता है यार 10 दिन बाद ले जाना, लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ठप्पा लगा दिया, साइन वाइन कर दिया, स्टैंप लगा दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब जनरल प्रैक्टिसेस हैं। इन जनरल प्रैक्टिसेस को बेसिकली आप यूज करते हो फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग क्रेडिट या गिविंग क्रेडिट। ठीक है, वो किस लिए होता है? क्योंकि बिजनेसेस क्रेडिट के बिना चलते नहीं हैं। आप हर चीज की पेमेंट अपफ्रंट नहीं कर सकते हो। अगर अपफ्रंट पेमेंट कर पाते तो आपको कभी लोन लेने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, तो जो सॉफ्ट लोन्स होते हैं वो इसके इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा जनरल आइडिया हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एक्ट के अंदर किसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत पुराना एक्ट है, 1881 का एक्ट है, ये अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है क्योंकि बिजनेसेस तो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स पहले यूज होते थे, आजकल शायद तुम ना देखो कि प्रोमिसरी नोट यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखे। आजकल की प्रैक्टिस के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने नहीं देखे यूज होते हुए, तुमने शायद देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना अगर नहीं भी देखे तो भी कोई बात नहीं। ये चीजें आज यूज नहीं हो रही, पहले यूज होती थी। चेक्स तो आज भी यूज होते हैं। ठीक है, चेक्स तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं आज भी। तो चेक्स वगैरह के पर्सपेक्टिव से भी अगर तुम देखोगे तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एंड इंस्ट्रूमेंट्स के मीनिंग डिफरेंसेस और क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स ऑफ फर्दर जो लॉ है, ठीक है, इनके बेसिस पे अगर आप क्रेडिट नहीं दे पा रहे हो या फिर क्या क्या टेक्निकल उनमें चीजें हैं जिनकी वजह से आपका जो क्रेडिट है वो इनवैलिडेट हो सकता है, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इनके मीनिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल पूरा चैप्टर हो जाएगा। कल हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, लॉ को ब्रीच करने के बारे में पढ़ेंगे, एनआई एक्ट को ब्रीच करने के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? मीनिंग सबको क्लियर हो गया? जो इसका इंट्रोडक्शन है उसको एक बार रीड कर लेना, उसके अंदर थोड़ा सा बताया हुआ है कि कब ये आया था। ठीक है, किस डेट को ये पास हुआ था, कितनी इसके अंदर अमेंडमेंट हो गई हैं। ठीक है, क्या इसका पर्पस था, पर्पस तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो एक बार रीड करोगे इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। अब देखो सेक्शन 13 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पहले तो डिफाइन नहीं है कहीं पे। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइन नहीं है प्रॉपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन नहीं है, बट एक ब्रैकेट दे रखा है। इस ब्रैकेट के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये ब्रैकेट कहां दिया हुआ है? ये ब्रैकेट दिया हुआ है सेक्शन 13 के अंदर। वो बताता है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स पेबल ईदर टू ऑर्डर और बियरर। ये चीज देखिए तुमने, बियरर और ऑर्डर। आप चेक के ऊपर, आपने चेक के बारे में पढ़ा होगा, इधर टू बियरर होता है या फिर एट द ऑर्डर ऑफ द पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, बियरर का मतलब क्या हो गया? बियरर का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास चेक है। ठीक है, तो बियरर का मतलब होता है कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो पैसे लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसको पैसे मिलने चाहिए, सामने वाला पर्सन उसको पैसे देने के लिए लायबल है। तो बियरर का सिंपल मतलब ये हो गया। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पे जिस भी पर्सन का उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है उसके ऑर्डर से या फिर उसके एंडोर्समेंट से कोई और पर्सन या वो खुद
क्या कर सकता है, पैसे ले सकता है, वो पैसे लेने के लिए एलिजिबल है, या फिर किसी और पर्सन को वो पैसे लेने के लिए एलिजिबल कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर और बियरर का मतलब समझ आया, कोई डाउट? इसको हम वापस से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, बट अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये वर्ड्स आप बार बार यूज करोगे, बार बार आप देखोगे कि चैप्टर के अंदर ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो गाइस अभी तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, बट उससे पहले देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम। क्या लिखा हुआ है देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, आपने एक्सप्रेसिटली ये चीज बताई है कि बाय ऑर्डर ये पे होगा। बाय ऑर्डर पे होने का मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है या तो उसको, या वो उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर, या फिर उसके एंडोर्समेंट के ऊपर। एंडोर्समेंट का मतलब एक से लेके दूसरे को दे दिया, तो वो कैसे देते हो? बस पकड़ा देते हो, पीछे नाम लिख देते हैं ना, पीछे नाम लिख देते हैं। अगर नाम ब्लैंक छोड़ दिया तो मतलब बियरर वाला हो गया पार्ट, या फिर अगर टू बियरर लिख दिया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, बियरर क्या है वो एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो आप एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख देते हो चेक के पीछे, कि आपको नया चेक ना काटना पड़े, या फिर उस चेक को लगा के फिर आपको वापस से पेमेंट ना करनी पड़े, तो सेम ही चेक क्या करते हो आप, आगे किसी को पास ऑन कर देते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो चीज सामने वाले को बतानी पड़ेगी, जो पे करने वाला है उसने आपको इंस्ट्रक्शन अगर दे रखे हैं तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करोगे। अदरवाइज क्या करोगे, आप चेक देते हो ना, चेक के ऊपर तो ऐसे लाइन काट देते हो। लाइन काटने का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन का नाम लिखा है ना उसी को ही मिलेगा चेक, किसी और पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज आप एक्सप्लिसिटली बता देते हो सामने वाले को। तो सामने वाले को अगर आपने बता दिया है कि एट द ऑर्डर ऑफ, या फिर एट योर ऑर्डर, हम ये चीज क्या है, सामने वाले को पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर आपने बोल दिया है तो, या आपने किसी का नाम लिख दिया है तो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, कि वो इंस्ट्रूमेंट को आप ऑर्डर के बेसिस पे यूज करने को आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने ये चीज बताई है या सामने वाले ने ये चीज बोली है, तो आपने ये कम्युनिकेशन कर लिया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर। प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे वो चेक के ऊपर था ना, दो डंडे नहीं मारे, या फिर आपने लिख दिया कि ये किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा, जिसका नाम लिखा हुआ है वही पर्सन जो है क्या करेगा, इसके पैसे लेने के लिए, जो पैसे मिलेंगे उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, कोई और पर्सन को ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, आपने बोल दिया कि ट्रांसफर जो है वो आप कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, ट्रांसफर एबिलिटी को आपने अलाउ कर दिया एट द ऑर्डर ऑफ द पर्सन जिसका नाम उसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ आई। सेकंड क्या लिखा हुआ है, बियरर के बारे में, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल। बियरर बनने, आप किसी बियरर को दे सकते हो पेमेंट, वो भी चीज आपको बतानी पड़ेगी। कैसे बताओगे, आप चेक के पीछे लिख देते हो या ब्लैंक छोड़ देते हो। ठीक है, ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या होता है, आपने जिसको एंडोर्स किया है वहां पे आपने किसी का नाम नहीं लिखा, तो मतलब जो भी पर्सन इसको होल्ड करेगा उसको ये चेक मिल जाएगा, एज इन मतलब वो ये चेक बैंक में लगाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, इंडोर्समेंट एंडोर्समेंट देखो, इंडोर्समेंट और एंडोर्समेंट के अंदर ना देखो टेक्निकल कोई फर्क है नहीं। ठीक है, वो बात सेम ही है, वो अलग अलग अपने जो ओरिजिन है उनका, उसके ऊपर उसका डिफरेंस है। अमेरिकन और इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और अपना जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसका डिफरेंस है वो। ठीक है, इंडोर्समेंट का मतलब यूजुअली ये बोला जाता है कि आप, एक होता है एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि आपने पकड़ा दिया और उसका वो उतना में ही वैलिड है। इंडोर्समेंट का मतलब जनरली ये बोला जाता है कि जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ही वो चीज लिखी हुई होगी। इनडोर्समेंट, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ही आपने ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, बट ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप अगर सीधा पकड़ा रहे हो उसको भी इंडोर्समेंट बोला जा सकता है, आप लिख के दे रहे हो उसको भी एंडोर्समेंट बोला जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसे टेक्निकल डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। हाँ ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर वाला पार्ट देखो, उसके अंदर सेकंड पॉइंट जो है वो देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट। लास्ट इंडोर्समेंट का मतलब, लास्ट इंडोर्समेंट का मतलब कि जो लास्ट पर्सन जिसने उसको ट्रांसफर किया है। ठीक है, उसके बाद एंडोर्समेंट का मीनिंग दिया हुआ है, ऑन द इंस्ट्रक्शन इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इन ब्लैंक का मतलब वहां पे किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। दैट इज द पर्सन हु पोजेसेस इट कैन डिमांड पेमेंट। उस वजह से, जस्ट बिकॉज कि उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या है, आप जिस जो भी होल्ड करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को, वो क्या है, एलिजिबल है वो पैसे को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको पैसे मिल जाएंगे, उसको वो पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर है, जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ आया? समझ आया। देखो उसके बाद एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है। स्टड पता है सबको क्या होते हैं, क्या होते हैं? अरे वो स्टड, क्लीट्स वाले स्टड्स नहीं, शूज वाले स्टड नहीं, ज्वेलरी वाला स्टड। क्या होता है वो, जो कानों में पहनते हैं।
देखो मैं पहले क्लियर डिफरेंस बता देता हूं। जो जूते वाला स्टड है, क्लीट्स बोलते हैं उसको, वो नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद में जो तुम लड़के अपने आप को समझते हो स्टड, वो भी नहीं है ये, ठीक है। ये कौन सा वाला स्टड है? ये ज्वेलरी वाला स्टड है, ठीक है, जो कानों में पहनते हैं। अगर आपका स्टड गुम जाए, अगर आपका स्टड गुम जाए, क्योंकि देखो ज्वेलरी है तो थोड़ी महंगी होगी, तो आप परेशान भी होगे, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? वेयर द हेल इज माई स्टड। WTH का मतलब पता है ना सबको? वेयर द हेल इज माई स्टड, ठीक है। क्लियर है? मैन्यू टेक्निक क्लियर है, समझ आ गई? अब देखो पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले नेसेसरी इन राइटिंग, जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इन राइटिंग ही होगा। इन राइटिंग का मतलब आप बोल के ये चीज नहीं कन्वे कर सकते हो, आपको लिख के ही देना पड़ेगा, वरना NI एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी साइंड। साइंड मतलब जो पर्सन ये डॉक्यूमेंट बना रहा है उसका साइन होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना ये चीज वैलिड नहीं है। थर्ड पॉइंट, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसफर हो सकता है तभी तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, अदरवाइज वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएगा। यार एक बार ना आवाज आ रही है शायद वहां पीछे, है ना? मैंने लाइट्स तो बंद कर दी थी उस रूम की, बट उस वाले इन्वर्टर से आ रही है अब। वो वाला इन्वर्टर इस रूम का है क्या? लाइट है? अच्छा, फिर वो च्याऊ च्याऊ क्यों कर रहा है? हाँ एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ उसके बाद फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट में समझ आया ट्रांसफरेबिलिटी क्यों जरूरी है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएट करने के काम आ रहा है, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस बात का? ठीक है। ना बाय ऑर्डर कर पा रहे हो, ना बाय ना जो बियरर है वो कर पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसफरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस के अंदर। सेकेंड, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जो होल्डर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, उसका टाइटल एज इन उसको होल्ड करने का राइट जो है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है? जिसको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ाया गया है उसके पास उसको होल्ड करने का राइट होना चाहिए, एज इन उसको पैसे मिलने हैं, उसके रिगार्डिंग ही उसको वो डॉक्यूमेंट पकड़ाया गया है, अदरवाइज वो चीज वैलिड नहीं है। उसके पास वैलिड टाइटल होना चाहिए, होल्डर के पास क्या होना चाहिए? वैलिड टाइटल होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब जब तक चेक आप बैंक में नहीं लगाओगे तब तक उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन का मतलब यहां पे है जब तक उसको कैश में या फिर मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो सिक्स पॉइंट, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन, क्या कंटेन करना चाहिए? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू और ऑर्डर टू पे द मनी। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अगर कोई कंडीशन है तो वो बेसिकली क्या नहीं है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कंडीशन हाँ बहुत ऑब्वियस सी हो सकती है जो कि ट्रू ही होगी, ठीक है। ट्रू का मतलब कि मान लो कोई बोल दे कि हाँ जब ये इंसान मर जाएगा तब पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो उस केस में देखो मरना तो सबका तय ही है ना? तो इंसान कभी ना कभी तो मरेगा, तो उसके मरने पे वो पैसे देने को तैयार है, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन डाल दे कि इंसान मर जाएगा
उसके बाद अगर उसने मेरे को इतने पैसे दिए हुए होंगे पहले, तब मैं उसको इतने पैसे वापस कर दूंगा। तो ये क्या हो गई, कंडीशन आ गई इसके अंदर। ठीक है, मरना बहुत ऑब्वियस चीज है, सभी इंसान मरेंगे। ठीक है, वो क्या है, एक नेचुरल ट्रुथ है। अब नेचुरल ट्रुथ के अलावा कोई कंडीशन डाल दी गई है तो वो चीज वैलिड नहीं है। दूसरी बात ये है कि बेसिकली मैंने ये बोला कि जब ये इंसान मर जाएगा तब मैं उसको 500 रुपए दे दूंगा, गिवन कि उसने मेरे को बहुत पहले 1000 रुपए दिए होंगे। तो अब उसने 1000 रुपए नहीं दिए होंगे तो मैं 500 रुपए नहीं दूंगा। तो ये क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई। इंसान का मरना तो तय है, क्यों, वो क्या है, नेचुरल ट्रुथ है कि इंसान मरेगा। बाकी कोई चीज हो ना हो पर इंसान मरेगा जरूर। उसने 1000 रुपए मेरे को दिए हैं पहले, नहीं दिए, 1000 से ज्यादा रुपए दिए नहीं दिए, वो मैं नहीं बता सकता। वो क्या हो गई, कंडीशन हो गई। जो चीज आप नहीं बता सकते वो क्या हो गई, कंडीशन हो गई। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? हाँ, अनकंडीशनल प्रॉमिस का मतलब समझ आया? अनकंडीशनल होना चाहिए प्रॉमिस, अदरवाइज वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा ही नहीं, उस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है इसी पॉइंट के अंदर, द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली मनी। उसी पॉइंट के अंदर एक पार्ट और दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे मनी भी ऐड कर देना। कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसों की बात करोगे, पैसे ट्रांसफर करने की बात करोगे, पैसे देने की बात करोगे। आप पैसे के इक्विवेलेंट कोई और चीज की बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पैसे के बेसिस पे ही आप क्या कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो। अगर आपने किसी और चीज की ही बात करनी थी तो वो गुड ट्रांसफर कर देते, या फिर वो जो कमोडिटी है वो ट्रांसफर कर देते। आपको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने की नौबत ही नहीं आती, है ना। तो इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड वही होगा जिसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसों की ही बात की हो। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसों की ही बात की होगी वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पेई मस्ट बी सर्टेन। ठीक है, द सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पेई मस्ट बी सर्टेन। कहने का मतलब क्या है, जो सम पेएबल है मतलब अमाउंट, टाइम पेएबल का मतलब जिस टाइम पे वो पे करना है, या जिस ड्यूरेशन में पे करना है, जिस ब्रैकेट में पे करना है, ठीक है वो, और किसको पे करना है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, मस्ट बी सर्टेन। क्या होना चाहिए, सर्टेन। तीन चीजें बोली गई है, सम, सम का मतलब जो अमाउंट है पैसों की वो, उसके बाद में टाइम, टाइम भी मतलब पता होना चाहिए, मतलब या तो होगा कि हाँ जब मर्जी पेमेंट कर देना, ठीक है, वो भी क्या एक वैलिड टाइम है, या 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, वो भी क्या है एक वैलिड टाइम है। ठीक है, उसके बाद में अब पे में देखो क्या होता है, पे का मतलब ये होता है या तो जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा वो करेगा, उसको मिलेगी पेमेंट, या फिर जिसका नाम लिखा हुआ है, या लास्ट जिसका नाम लिखा हुआ था एंडोर्समेंट के अंदर, उस इंसान को पेमेंट मिल जाएगी। तो सर्टेन तो हो ही जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे, जैसे जैसे ट्रांसफर करेंगे वैसे वैसे अपने को पता लग जाएगा किसके पास इंस्ट्रूमेंट है, या तो बेयर है तो मतलब जो लागे प्रेजेंट कर देगा उसको मिल जाएगा, या फिर जिसका नाम लिखा हुआ है उसको मिल जाएगा, लास्ट नाम जिसका भी लिखा हुआ होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सर्टेन तो हो ही सकते हो, ऐसे नहीं है कि वही सेम इंस्ट्रूमेंट 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है, नहीं नहीं, होगा एक इंसान के अंदर डिवाइड, अनलेस लिखा हुआ हो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? लास्ट पॉइंट, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का मतलब क्या है, मैंने चेक काट दिया भाई निक्स के नाम पे, अब मैंने निक्स को चेक दिया नहीं तो वो बैंक में लगा पाएगा क्या, नहीं लगा पाएगा ना। तो मेरे को उस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी करनी पड़ेगी जिस इंसान का नाम लिखा है, या फिर जिसको मेरे को वो इंस्ट्रूमेंट देना है। तो डिलीवरी से पहले, जब तक सामने वाले को वो डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, उससे पहले वो चीज क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वो एनफोर्स नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपको डिलीवरी करनी उस इंस्ट्रूमेंट की बहुत जरूरी है। आपने डिलीवर कर दिया उसके बाद ही वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उससे पहले वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एटलीस्ट वो वैलिडली यूज नहीं हो सकता, चाहे बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, वो वैलिडली यूज नहीं हो सकता। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? सारे पॉइंट क्लियर हो गए, मेमो टेक्निक समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आठों के आठों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉमिसरी नोट की बात हो रही है। प्रॉमिसरी नोट सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, एक बार बता दो, जनरल सेंस में बता दो प्रॉमिसरी नोट, कोई बता दो, कोई भी देना बता दो, प्रॉमिसरी नोट सब। हाँ, क्या क्या प्रॉमिस की तरह, मतलब होता क्या है एक बार बता दो ना। सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा, कौन करेगा,
जो प्रॉमिस कर रहा है वो करेगा ना, जिसने प्रॉमिस किया प्रॉमिसर करेगा, पे किसको करेगा, प्रॉमिसी या पेई, ठीक है, जिसको पैसे मिलेंगे या फिर जिसके अगेंस्ट प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, क्लियर है, जनरल मीनिंग क्लियर है। एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 4 के अंदर प्रॉमिसरी नोट की बात हो रही है। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। यहां ये बात क्यों बोली गई है, नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। बैंक नोट क्या होता है, बैंक नोट का मतलब, नहीं नहीं चेक नहीं होता, चेक नहीं होता, चेक अलग होता है। बैंक की करेंसी तो, बैंक नोट वो नोट होता है जो बैंक लिख के देता है, जो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप ये कहीं और लगा दोगे तो उतने पैसे आपको अपने खाते में मिल जाएंगे, ठीक है। बैंक नोट है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वापस यूज भी नहीं होने वाला, बस एक बार सुन लो समझ लो इसको। करेंसी नोट क्या होता है, जो इंडिया की करेंसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, वो करेंसी नोट है। वो भी क्या है, प्रोमिसरी नोट है एक तरीके का। प्रोमिसरी नोट कैसे है वो प्रोमिसरी नोट इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर बैंक ने, आरबीआई ने या फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई ने क्या किया हुआ है, एक प्रॉमिस किया हुआ है कि इस नोट की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज के बराबर है। अगर वो चीज ना लिखी हो तो उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। उसके ऊपर भी क्या किया हुआ है, एक प्रॉमिस किया हुआ है, किसने किया हुआ है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, उसने ये प्रॉमिस किया है, ठीक है। अब उसने ये प्रॉमिस किया है तो मतलब जो सेंट्रल बैंक है उसने ये प्रॉमिस कर दिया, तो मतलब ये नोट क्या है, अब हर जगह चलेगा, हर जगह वैलिडली चलेगा, तो वो भी क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट है। बट ये जो कैटेगरी है उसके अंदर हम प्रॉमिसरी नोट के अंदर बैंक नोट और करेंसी नोट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा यूज होते हैं जनरल प्रैक्टिस के अंदर कि जो उनका एक्चुअल मीनिंग है वो ढक जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो उन दोनों को एक बार दिमाग से निकालो और उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है आपका प्रॉमिसरी नोट। हाँ, बैंक नोट क्या होता है, जो बैंक ने साइन करके दिया है कि इसके ये अगर आप नोट किसी और जगह पे अप्लाई करोगे या फिर इसकी वैल्यू इतनी है, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, वो बैंक खुद से देता है वो नोट, ठीक है। बैंक ने नोट दे दिया, वो क्या हो गया, बैंक नोट हो गया। उसके अंदर वो जो नॉर्मल अपना ये 100 रुपए का 500 रुपए का ये वाले नोट नहीं होते, वो प्रॉपर एक रिटर्न नोट होता है, ठीक है, उसको बैंक की सील लगती है, ठप्पा लगता है, वो अलग चीज है, वो जितना यूज भी नहीं होता है, ठीक है, आपने शायद देखा भी ना हो, मैंने खुद ने भी नहीं देखा है वो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, आपका जो करेंसी नोट होता है, मतलब 100 रुपए 500 रुपए 2000 रुपए का जो नोट है, वो क्या है, आपके करेंसी नोट है। वो करेंसी नोट जो है वो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इशू करता है तो उसके ऊपर साइन लिखा होता है। साइन क्या होता है, किसी के पास है क्या नोट, कोई नोट है क्या किसी के पास, अभी निकालो यार, 100 500 का नोट निकालो एक बार। मैं तो लाया नहीं यार, वॉलेट नहीं लाया मैं। सबसे पहले देखो यहां ऊपर की तरफ लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मतलब किसने इशू किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, गारंटी किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट बैक भी है, ठीक है, गवर्नमेंट की बैकिंग भी है यहाँ पे। उसके बाद देखो एक साइड हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो जो आरबीआई का सिंबल है उसके ऊपर गवर्नर लिखा हुआ है, गवर्नर के ऊपर क्या है, साइन किया हुआ है। अब उसके ऊपर देखो जस्ट एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, वो है प्रोमिसरी नोट। क्या लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। गाइस सुनो, यहां पे लिखा हुआ है आई, क्या लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर, जो मतलब इसको होल्ड करेगा उसको 500 रुपए देने का वादा कर दिया गया है। 500 रुपए तो ये खुद ही है, तो ये दोगे तो बदले में 500 थोड़ा मिल जाएंगे, नहीं, मतलब क्या है इसका, 500 रुपए के वर्थ का आप इसके बेसिस पे सामान खरीद सकते हो, या फिर जहां पे आपका डेट वर्थ 500 रुपए है वहां पे आप इसको पे करके अपना डेट सेटल कर सकते हो, या जहां से भी आपने क्रेडिट लिया है वहां पे ये 500 रुपए देके अपना क्रेडिट सेटल कर। अरे सबके पास है नोट, घर जाके देख लेना, एक नोट ही है तो, हाँ, ऐसे लड़ो ना, लड़ो मत, ठीक है, क्लियर है। तो इसके ऊपर भी क्या किया गया, प्रॉमिस किया गया है, इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्शन की गई है। ये जो 500 रुपए का नोट होगा वो क्या है, डिफरेंट है किससे, जो हम यहाँ प्रोमिसरी नोट की बात कर रहे हैं सेक्शन 4 के अंदर उससे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट। अब बैंक नोट नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बैंक नोट जो होता है वो मैंने खुद ने नहीं देखा आज तक कभी, ठीक है, हाँ, गूगल पे देख लो मिल जाएगा। हाँ गाइस, तो डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर। साइन कौन करेगा, मेकर करेगा,
कौन है मेकर? जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन करेगा टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑफ और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब दोनों चीजों की कैटेगरी आ गई यहां पे, ऑर्डर वाला पार्ट भी आ गया और बियरर वाला पार्ट भी आ गया, ठीक है। जिसने, मान लो मैंने 500 रुपए देने थे, किसको? आलिंद को 500 रुपए देने थे, तो मैंने आलिंद को एक प्रोमिसरी नोट दे दिया, उसकी जगह मैंने कर दिया प्रॉमिस अनकंडीशनल कि मैं तेरे को 3 मंथ बाद 500 रुपए दे दूंगा। साइन नहीं किया मैंने अभी, तब तक वैलिड नहीं है, ठीक है। तो 500 रुपए मैं दे दूंगा, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने बोल दिया कि या तो मैं तेरा नाम लिख दूंगा, आलिंद का नाम लिख दूंगा, उसको बोल दूंगा कि भाई ये ले तेरा नोट, ठीक है, ये मेरे को दिखा देगा, मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा 3 महीने के बाद में, ठीक है, जिस दिन डेट, जो भी डेट लिखी हुई है उससे। तो अब इसने बोला कि नहीं भाई मेरे को तो नहीं चाहिए, एक काम करता हूं, मैंने निक्स से 500 रुपए उधार लिए हुए थे, एक काम करता हूं यहाँ पे 500 रुपए जो है वो निक्स को दे देता हूं। मतलब ये नोट जो है उसमें निक्स का नाम लिख के एंडोर्स कर देता हूं, किसको? निक्स को। अब निक्स कहता है कि यार मेरे पास तो 500 रुपए ही तो, 500 रुपए की तो बात है, ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को मेरा कैश ही निकालना, दुकानदार को मैं दे आऊंगा, ठीक है। तो दुकानदार को क्या कर दिया इसने? ये नोट पकड़ा दिया। अब दुकानदार बोलता है कि भैया आप तो क्यों, आपको क्या जरूरत है, आप तो 500 रुपए दे सकते हो। कहते नहीं नहीं आप रखो, कोई नहीं, एक काम करते हैं, आप भी इसको चला लेना, मैं अगले बंदे का नाम नहीं लिखता, मैं उसको या तो ब्लैंक छोड़ देता हूं या फिर लिख देता हूं टू बियरर, ठीक है। तो जिस जो भी होल्ड करेगा इसको, उसको मिल जाएगा 500 रुपए का पत्ता, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये देखो, इसमें अपने ऑर्डर भी कवर कर लिया और ये बियरर वाली कैटेगरी में भी आ गया। आप डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग से टू बियरर कर सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। जिस भी पर्सन के पास वो होगा उसको वो चीज मिल जाएगी, या फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्डर को भी बियरर के अंदर, ठीक है। वो दोनों चीजें पॉसिबल है। हाँ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है लगा दी हो, जिसने प्रॉमिस किया हो उसने उसने हो सकता है रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो, ठीक है। बट दोनों चीजें पॉसिबली हो सकती है, ऐसा करना पॉसिबल है। रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो अलग बात है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? प्रॉमिसरी नोट का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इसको देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे स्टैम्प एस डी नीचे राम लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली क्या है, वहां पे साइन किया है राम ने और वहां पे ऊपर स्टैंप लगना है, ठीक है। स्टैंप लग जाएगा और राम का साइन हो जाएगा, तो वो राम ने बेसिकली इशू कर दिया है प्रॉमिसरी नोट, किसको? जिसको भी वो पे कर रहा है, ठीक है, जिसको भी वो पकड़ा रहा है। टू श्री रमेश लिखा हुआ है इसके अंदर, तो रमेश को वो क्या कर रहा है? प्रॉमिसरी नोट पकड़ा रहा है, ठीक है। अब देखो पार्टीज कौन कौन होती हैं। एक तो होता है मेकर, एक होता है पेई। मेकर का मतलब क्या है? जिसने वो नोट बनाया है। और पेई मतलब जिसको एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे मिलने हैं, ठीक है। वो पेई चेंज हो सकता है, मेकर चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसके खाते से पैसे जाएंगे? वो है मेकर। पेई कौन है? जिसको एंड में पैसे मिल जाएंगे। इनिशियली हो सकता है एक ही पेई हो, बाद में हो सकता है वो पेई चेंज हो जाए, वो जो सेम पेई था वो क्या है, अब वो सेम पेई नहीं रहा, वो पेई जो है वो चेंज हो गया, किसी और का नाम वहां पे आ गया, या फिर बियर को वो पैसे मिल जाएंगे। क्लियर है? दो पार्टी होती है इसके अंदर। उसके बाद देखो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। अब जो ये मेमोरी टेक्निक है, प्रोमिसरी नोट की जो मेमोरी टेक्निक है ना, वो सेम मेमोरी टेक्निक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, क्योंकि आपके यहाँ पे ना फीचर्स सेम है, पर्सन अलग हो जाएगा, बस फीचर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम है, ठीक है। हाँ। ये मेमोरी टेक्निक थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी आपको, लाइक ऑलवेज। यूएस के अंदर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वॉशिंगटन डीसी का क्या हाल होगा? काला काला क्यों भाई? वॉशिंगटन डीसी का क्या हाल होगा? इलेक्शन हो रहे हैं यूएस के अंदर, क्या होगा? बिजी हो जाएगा। बिजी होने के बाद क्या होगा? लोग सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, रैलियां होंगी, परेड होंगी, ठीक है, लोग सेलिब्रेशन भी करेंगे। कुछ लोग क्या हो सकता है राइट्स भी हो जाएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर हमें एक चीज पता है, वॉशिंगटन डीसी जो है, अगर वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं तो वॉशिंगटन डीसी में इलेक्शन के बाद में मेस मच जाएगा। मेस का मतलब कचरा मच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी मेमोरी टेक्निक है वो है आफ्टर इलेक्शन
वॉशिंगटन डीसी जो सिटी है उसके अंदर क्या हो गया, वो क्या बन गई, मेस का मतलब सबको पता है ना, खाने वाली मेस नहीं है ये जो कचरा मच जाता है ना, हाँ वो वाला, फैला दिया सब सामान वान बिखेर दिया, वो वाली मेस। एक गाना भी है आई एम अ मेस करके, ठीक है, नहीं मतलब समझ आए तो वो सुन लेना। हाँ तो गाइज, वॉशिंगटन डीसी में इलेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी जो सिटी है उसके अंदर मेस मच जाएगा इलेक्शन के बाद में, ये आपकी मेमोरी टेक्निक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो प्रोमिसरी नोट होगा वो क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। ये चीज हमने देख ली, ये चीज कॉमन क्या है, सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कॉमन है। उसके बाद में क्या है, इट शुड बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, ठीक है, एक्सप्रेस प्रॉमिस है टू पे। क्लियर है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। यहां पे देखो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ सकती है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि ये चीज आप एक्नॉलेज कर रहे हो, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि मैं डेट ओ करता हूं सामने वाले को, वो सफिशिएंट नहीं है प्रॉमिसरी नोट बनने के लिए। मैं सामने वाले को बता रहा हूं आई एम एक्नॉलेजिंग कि मैं 500 रुपए आपको ओ करता हूं और मैं ये आपको पे करूंगा, ये क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बट सिर्फ मेयर एक्नॉलेजमेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, आपका एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का, ठीक है। एक्सप्रेस प्रॉमिस का मतलब जो आपने रिटन फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जो प्रॉमिसरी नोट बनाया है, उसके अंदर समझ आना चाहिए कि आप इस इंसान को पैसा पे करने वाले हो, आप बस अपनी इच्छा नहीं बता रहे हो, ठीक है, आप बस एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो उस फैक्ट को। आपके पास क्या होना चाहिए, एक एक्सप्रेस रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर पेमेंट की बात की गई हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, ये इसका एग्जाम्पल अभी तो दिया, देखो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई कमल तेरे से मेरे को, तो तूने मुझे 500 रुपए देने थे, ठीक है, तो तूने बोल दिया कि हाँ ठीक है भैया 500 रुपए मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मैं 500 रुपए ओ करता हूं आपको। तूने डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये लिखा कि मैं 500 रुपए ओ करता हूं आपको, ये मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, ठीक है। 500 रुपए तू देगा, कब देगा, किस टाइम देगा, कितने समय के बाद देगा, साइन किया है डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें जो है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है तूने फुलफिल कर लिए बस ये स्टेटमेंट के साथ में, ये स्टेटमेंट के साथ में। अब ये क्या मेयर एक्नॉलेजमेंट है। अब मेयर एक्नॉलेजमेंट क्या है ना, कि तूने बोला कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि मैं आपको 500 रुपए ओ करता हूं, ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है। मैं 500 रुपए ओ करता हूं और मैं पे करूंगा, ये क्या है, आपका एक्सप्रेस इंटेंशन है सामने वाले को बताने का कि आप क्या कर रहे हो, 500 रुपए पे करने के लिए रेडी हो। अब इसका जो एग्जांपल है वो पढ़ लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी, मतलब टू बी ई पहले था, उसके बाद है टू बी फॉर बॉय वाला बी, इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, ठीक है। ये क्या है, वैलिड प्रोमिसरी नोट है क्या, ये वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा क्या, होगा क्या, देखो क्या क्या बोला है इसके अंदर, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 रुपए के डेट की उसने बात कर ली, टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, मतलब जब भी सामने वाला उस चीज की डिमांड करेगा तब मैं वो चीज आपको पे कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वैलिड प्रोमिसरी नोट हुआ ना, इसके अंदर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा है, इसके अंदर सामने वाले को बता भी रहा है कि मैं पे करने को तैयार हूं। सेकंड एग्जांपल में देख लो, मिस्टर बी आई ओ यू, मैं तो पूरा भी नहीं लिखा, आई ओ यू ₹1000। अब ये क्या वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा, कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं सिर्फ आई ओ यू कितना, ₹1000, ठीक है। तो ये क्या मेयर एक्नॉलेजमेंट है कि उसने बताया कि हाँ ठीक है ₹1000 मैं दे दूंगा, ठीक है। इस प्रोमिसरी नोट के थ्रू नहीं दे पाऊंगा, पर क्यों, क्योंकि ये वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ आया डिफरेंस दोनों के बीच में। देन उसके बाद में क्या है, द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल का मतलब उसके अंदर सही से वो एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेफिनेट होना चाहिए पहले तो, उसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो डेफिनेट होनी चाहिए, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब मैंने अभी बताया था, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए साथ में, ठीक है। मैं मरने पे 500 रुपए दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे मरने पे तुम्हारे घर वालों को 500 रुपए दे दूंगा, ये क्या है, एक वैलिड वैलिड अनकंडीशनल डेफिनेट प्रोमिसरी नोट बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्ट के साथ में अटैच्ड है जो कि कंडीशन नहीं बनेगा,
ठीक है, कंडीशन नहीं बनेगा, वो आप एक टाइम बता रहे हो, इतने टाइम के बाद में जब भी मर जाएगा इंसान तब दे देंगे, ठीक है। बट अगर मैंने ये बोल दिया कि हाँ अगर तेरे पास 50 करोड़ जितनी जमीन होगी तभी मैं तेरे को 50,000 रुपए तेरे मरने के बाद दूंगा, यहाँ पे क्या है, कंडीशन ऐड कर दी, कंडीशन ऐड कर दी, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं बन पाएगी, विदाउट कंडीशन होना चाहिए जो भी नोट होगा आपका वो। क्लियर है? डेफिनेट एंड अनकंडीशनल समझ आया? आया कि नहीं बताओ? आ गया? उसके बाद आगे बढ़े, साइन बाय द मेकर, साइन करना जरूरी है, ये कहां देखा था हमने, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स के अंदर, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो साइंड होगा। साइन कौन करेगा इसको, मेकर, जिसने वो नोट बनाया है वो साइन करेगा। उसके बाद क्या है, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, ये भी हमने देखा था, कॉमन है इंग्रेडिएंट कि सिर्फ मनी को पे करने की बात की गई है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सर्टेन सम पे करने की बात करी है, जो मनी है वो भी क्या है, फिक्स है, कितना पे करना है, तो वो क्या हो गया, सर्टेन सम हो गया। Then the maker and payee must be certain, definite and different persons. डिफरेंट हो सकते हैं क्या पर्सन? पर्सन डिफरेंट ही होने चाहिए, पर्सन डिफरेंट, जो पे कर रहा है, जो पे कर रहा है और जिसको पे करना है वो दोनों अगर सेम पर्सन हो गए तो कोई पे करेगा क्या, कोई कोई तो क्या उस बात का, तो डिफरेंट तो होने ही चाहिए। तो थोड़ा सा बहुत ऑब्वियस सा है तुम्हारा जो है वो कंडीशन दे दी गई है, बट फिर भी कंडीशन दी है तो आपको पेपर में लिखनी पड़ेगी। द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, मेकर कौन, जिसने वो प्रोमिसरी नोट बनाया है, पेई कौन, जिसको वो पैसे मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, जो दो पार्टीज थी वो दोनों सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। डेफिनेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन मेकर है और एट द एंड ऑफ द डे किसको आपको पे करना है, मतलब जो भी या तो होल्ड कर रहा होगा उसको या फिर जिसका भी नाम लिखा हुआ है उसको आपने पे करना होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आएगा सी के अंदर, आपका सर्टेन होनी चाहिए कुछ चीजें, मेकर और पे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होंगे, दो अलग अलग पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक रिक्वायरमेंट है वो है स्टैंपिंग, ठीक है। ये क्या है, एडिशनल लीगल रिक्वायरमेंट है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी। आपको इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये वैलिड बनेगा, तभी गवर्नमेंट क्या है इसको रिकॉग्नाइज करेगी कि एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? अब देखो हम पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपको पता है भाई, बता दो एक बार जिसको ध्यान है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ा था, अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? एक जने ने गुड सेल कर दिया, ठीक है, उसने अगर पैसे लेने हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या करेगा, ड्रॉ कर देगा सामने वाले को। इसमें बेसिकली डिफरेंस यही है कि जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है, जो पर्सन मेकर है, जो पर्सन वो डॉक्यूमेंट बना रहा है, उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे देगा नहीं, ठीक है, या तो उसको मिलेंगे या उसके इंस्ट्रक्शन पे किसी और को मिलेंगे। तो मतलब वो पे करने के लिए लायबल नहीं है, वो डिसाइड करेगा या किसको पैसे मिलेंगे, या तो उसको खुद को मिल जाएंगे या किसी और पर्सन को वो पैसे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो एक बार अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, यहां तक सब सेम है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, यहां से डिफरेंट हो जाता है, वहां पे पहले था प्रॉमिस कर रहा, वो सब वो जो पर्सन है जो मेकर है वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कर रहे हो आप सामने वाले को। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वही बियरर ऑर्डर वाली बात आ गई, ठीक है। बट इसमें क्या हो गया, आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वो पर्सन जो है जो डॉक्यूमेंट बना रहा है वो लायबल नहीं है पे करने को, एक्चुअली वो सामने वाले को बोल रहा है कि तेरे को पे करना है, ठीक है। तो यहां पे पार्टीज कौन हो जाएंगी, सबसे पहला तो हो गया ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब क्या हो गया, जिसने वो गुड बनाया है, बेसिकली क्या हो गया, ये मेकर, गुड बोल रहा हूं मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है। ड्रॉअर क्लियर हो गया सबको? उसके बाद क्या है, ड्रॉई, जिसके अगेंस्ट वो चीज बनाई गई है, मतलब जो डेट ओ करता है, डेट ओ करता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर या क्रेडिटर, जो डेट ओ करता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर या क्रेडिटर, डेटर बोलते हैं, क्रेडिटर तो नहीं बोलते, तो क्रेडिटर कौन होगा अगर ये डेटर है तो,
तो जनरली अपने को ये समझ आएगा कि ये हो सकता है क्रेडिटर हो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर मेजरली यही क्रेडिटर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पर्सन पेई, इसमें एक और पर्सन है पेई, अल्टीमेटली जिसको पैसे मिलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं रिसीवर भी, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन कैसे काम करेगी, तुम मेरी दुकान पे आए, मैंने तुम्हें टीवी बेच दिया, तुमने बोला पैसे अभी नहीं है बाद में दे दूंगा, तो मैंने कहा रुको फिर ऐसे नहीं जाने दूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने काट दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम प्रॉमिस कर रहे हो मेरे को पैसे पे करने का, यू ओ मी, मान लो टीवी था 15,000 का, तो 15,000 रुपए आफ्टर 3 months ऑफ द डेट ऑफ, आफ्टर द डेट ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, और मैंने उसको लिखा और उस पर साइन कर दिया, और सामने वाले ने क्या किया, उसको एक्नॉलेज कर लिया, उसको देख लिया, उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसके पास एक कॉपी है और मेरे पास क्या है, ओरिजिनल जो है बिल है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 3 महीने बाद उसके पास जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये देख तूने एक्नॉलेज की हुई है ये चीज, एक्नॉलेजमेंट उसका होगा, एक्नॉलेजमेंट की भी कॉपी रखते हैं लोग, एज ए प्रूफ वो काम आता है, एक्नॉलेजमेंट की भी कॉपी रखी जाती है, ठीक है। जब भी आप रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई सामान भेजते हो ना, तो वो आपका साइन किया जाता है, रिसीविंग लिखी जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है, एज ए प्रूफ वो काम आता है कि जो पर्सन जिस तक ये चीज पहुंचाई गई थी उसने वो चीज ले ली है, रिसीव कर ली है, अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही यहां पे भी किया जा सकता है। अब मैंने क्या किया, वो बिल जो था, अब मेरे को सामान लेना था कहीं और से, मैंने मान लो थोक में अब क्या खरीदने थे, मोबाइल के चार्जर खरीदने थे, तो मैंने 15,000 से 50,000 तक के चार्जर मान लो खरीदने थे, तो मैंने क्या करा, 35,000 तो मैंने पेमेंट कर दी और 15,000 का मैंने क्या दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया उसको कि भाई एक काम करना, उससे मांग लेना, वो दे देगा 3 महीने बाद में, 3 महीने का क्रेडिट मेरे को देना था तूने, कोई बात नहीं, उससे उठा लेना सामान, उससे पैसे उठा लेना बेसिकली, ठीक है। अब क्या करेगा, मैं तो नहीं जाऊंगा पैसे रिसीव करने क्योंकि मेरे पास बिल ही नहीं है, अब वो पर्सन जिसको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है वो जाके रिसीव करेगा। तो यहां पे बेसिकली जो पर्सन है, पेई क्यों सेपरेट है, क्योंकि पेई बहुत बार क्या होता है, जनरली यही होता है कि अलग ही होता है, बट पेई और ड्रॉवर जो है वो सेम पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सही, अगर उस मैंने किसी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया ही नहीं तो मेरे पास ही है, मैं ही दिखा दूंगा और मैं ही पैसे ले लूंगा, तो सेम पर्सन भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो या तो 2 ही पार्टीज होंगी या 3 पार्टीज हो जाएंगी इस केस के अंदर भी, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट। अब इसमें देखो 3 पर्सन क्यों बनाए गए हैं, नहीं आया, समझ नहीं आया, क्या क्या नहीं समझ आया, ये पॉइंट, ई पॉइंट, ई पे तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ड्रॉ ड्रॉई और पे कौन होता है, तो आगे बढ़, आगे पहुंच गया भाई रुक जा अभी थोड़ा ब्रेक लगा, हाँ हाँ। तो एक सैंपल भी दिया हुआ है, वो सैंपल देख लो आप, आपको समझ आ जाएगा, इसमें जो लैंग्वेज है इन दोनों को कंपेयर करना, प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज को कंपेयर करोगे तो तुम्हें उसी में ही डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। एक में प्रॉमिस कर रहा है जो ड्रॉवर है और दूसरे के अंदर सामने वाले को डायरेक्ट कर रहा है जो ड्रॉवर है, ठीक है, क्या कर रहा है डायरेक्ट कि इतने पैसे यू ओ मी, क्लियर है, ठीक है। तो ये तीनों पार्टी समझ आई है, जिनमें से 2 पार्टी सेम भी हो सकती है, ये बात भी समझ आई। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, एसेंशियल जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी भी मेमोरी टेक्निक क्या है, सेम है, तो इसी मेमोरी टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे बाकी चीजें, और मेजरली सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो भी क्या है, सेम ही है, नहीं बट एक कुछ डिफरेंस है इनके अंदर, हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक बार वापस से लिखूंगा तो तुम्हें अपनी किताब में लिखना है, पर तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है इसकी मेमोरी टेक्निक, वरना भूल जाओगे, ऐसे नहीं कि पिछले वाली सेम है, लिख लेना, मार्क कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन राइटिंग, राइटिंग वाला पार्ट क्लियर है सबको, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, ये भी सेम है, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, यहां पे ऑर्डर है, ध्यान रखना, वर्ड्स के अंदर डिफरेंस है, पहले ऑर्डर नहीं था अब ऑर्डर आ गया, ठीक है, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, पहले था एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, ठीक है। तो वर्ड्स के अंदर डिफरेंस है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, मेमोरी टेक्निक सेम है,
ठीक है। हाँ, उसके बाद में सी पॉइंट, द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। ठीक है, उसके बाद द ड्रॉअर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। यहां पे साइन कौन कर रहा है? ड्रॉअर। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए, अब 4 बचे हैं। अब आ गया ई पॉइंट जो कमल को समझ नहीं आया था। ठीक है, अब समझ लेना ई पॉइंट। हाँ, तो जो ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई है वो सर्टेन होने चाहिए। कौन कौन? 3 जन लोग सर्टेन होने चाहिए। ये सर्टेनिटी के रिगार्डिंग पॉइंट है, तो यहां लिख रहा हूं, एक बार थोड़ा लंबा है। सर्टेन कौन कौन होना चाहिए? पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा। अब ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये अभी बता दिया मैंने। ठीक है, ये दोनों पर्सन क्या है? सेम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो आपको बिल दे रहा है, जो आपको ऑर्डर कर रहा है, क्या पता आपको उसी को ही पेमेंट करनी हो, किसी और इंसान को ना करनी हो, तो वो इंसान सेम हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो, इसके अंदर एक पॉइंट आता है, उसको अच्छे से समझना, जो कि है सेक्शन 31 का पॉइंट। अब सेक्शन 31 का पॉइंट जो है, उसको मैं प्रॉमिसी के, सॉरी, प्रॉमिसरी नोट के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा और इस सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा। सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट है। पहली बात तो उसके अंदर पावर किसकी दी हुई है? आरबीआई की, या फिर आरबीआई के थ्रू कुछ बैंक्स की पावर दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या बोला गया है? एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी पेबल मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। आप डिमांड के बेसिस के ऊपर बियरर को नहीं बोल सकते, जो बियरर है वो डिमांड नहीं कर सकता डायरेक्टली। उसके अंदर एक सर्टेन टाइम दिया हुआ होना चाहिए, कितने टाइम के बाद ही आप पेमेंट जो है वो करोगे। बियरर का मतलब, बियरर डिमांड कर सकता है, उसका मतलब क्या है? उसके पास अगर वो नोट है, वो कभी भी जाके बोल दे कि भाई मेरे को पैसा दे दो, तो आपको उस टाइम पे पैसा देना पड़ जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज अगर डिमांड पे आप नहीं कर सकते हो वो चीज, तो मतलब आपको वेट करना पड़ेगा, जो टाइम लिखा हुआ है उतना, और उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद ही आप सामने वाले से पैसा मांग सकते हो। ठीक है, ये है ऑन डिमांड वाली बात। प्रॉमिसरी नोट, हाँ हाँ, मैंने इशारा कर दिया। ठीक है, अब देखो, तुम वापिस से अगर पीछे आओगे, तो तुम्हारे सेक्शन 31 का ही रेफरेंस है पॉइंट जी के अंदर, प्रॉमिसरी नोट के अंदर। हाँ, WDCC MESS, हाँ, कौन से पॉइंट में? सी सी, सर्टेन वाला, ये रहा ना, यहां लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट। हाँ, अरे रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पहुंच तो जाने दो। कहां कहां आज मेरे से आगे कैसे चल रहे हो तुम लोग? हाँ, तो गाइज, ऑन डिमांड वाली बात किसमें की गई है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर की गई है। आपका जो प्रॉमिसरी नोट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसका लिखा हुआ है, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। पेबल टू द बियरर वाली बात लिखी हुई है, वहां पे जो आपका जो ब्लैंक है ना, वो आप रख नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई, या फिर आरबीआई जब तक अलाउ नहीं कर रहा है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। आप बियरर टू बियरर वाली बात जो है वो नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली। किस वजह से? सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट की वजह से। ठीक है, सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट आपको अलाउ नहीं करता है विदाउट परमिशन ये चीज करने के लिए। क्यों नहीं करता है? उनके अपने खुद के रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है, या जो भी रीजन है, उसकी वजह से वो अलाउ नहीं करते हैं विदाउट परमिशन ये चीज करने के लिए। ये अलाउ नहीं करता है टू बियरर को देने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली किस चीज के अंदर? प्रोमिसरी नोट के अंदर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर टू बियरर को दे सकते हो आप, बट डिमांड पे नहीं। आप दे सकते हो बियरर को, पर पैसे कब मिलेंगे? 3 महीने का टाइम दिया हुआ है तो 3 महीने के बाद, 2 महीने का टाइम दिया हुआ है 2 महीने के बाद, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे ही मिलेंगे। आप डिमांड के ऊपर नहीं दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? सी पॉइंट क्लियर है? उसके बाद देखो सी, एम और एस है नेक्स्ट पॉइंट। सर्ट, हाँ, सेम नहीं लिखा हुआ ऑन डिमांड?
हाँ हाँ, उसमें डिमांड पे नहीं है, ये डिफरेंस है। बियरर का मैं बता रहा हूं कि बियरर पे आप डिमांड कौन करेगा, बियरर डिमांड नहीं कर सकता, जिसका नाम लिखा हुआ है वो तो कर ही सकता है, वो तो पैसे ले ही सकता है। बियरर, बियरर वाला पार्ट होता है ना, ब्लैंक छोड़ देते हो, या जब आपको नाम ही नहीं पता कि किस कौन पर्सन है इसको होल्ड कर रहा है और वो पैसे ले सकता है, उस केस की बात हो रही है। उस केस की बात क्या हो रही है, उस केस के अंदर आप क्या नहीं करोगे, आप बेसिकली बियरर अगर हो तो आप प्रॉमिसरी नोट के अंदर आपको नाम, आपका नाम लिखा होना चाहिए। तो मतलब कि आप सामने वाले से नाम लिखवा लो जब भी प्रॉमिसरी नोट ले रहे हो, वरना आपको सेपरेटली परमिशन लेनी पड़ जाएगी आरबीआई से, जो कि बहुत लंबा काम है। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपना नाम लिखवाए बिना अगर ले रहे हो कोई डॉक्यूमेंट, तो बस आप इस चीज का ध्यान रखना, आपका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उस नोट के अंदर, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, उससे पहले आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको उससे पैसे चाहिए, उससे पहले पैसे चाहिए, तो आप अपना नाम लिखवा दो उसके अंदर, ठीक है। आप डिमांड करने का राइट आपके पास नहीं है, बियरर के पास डिमांड करने का राइट नहीं है, ठीक है, कि वो कभी भी डिमांड कर ले और कभी भी उसको पैसे मिल जाए, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में डिमांड करने का राइट नहीं है, किसके पास में, बियरर के पास में, पर बियरर होल्ड कर सकते हैं, बियरर आप बन सकते हो, बिना नाम के भी आपको पैसे मिल जाएंगे। क्या, हाँ, तो ऑन डिमांड का राइट नहीं है ना आपके पास, आप बियरर बन सकते हो। गाइस दोनों में डिफरेंस देखो, एक में आप बियरर ही नहीं बन सकते हो, दूसरे में आप बियरर बन सकते हो पर आप डिमांड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे एक स्लाइट डिफरेंस है कि आप बियरर बन सकते हो नहीं बन सकते हो उसका, ठीक है। उसके बाद देखो, पहली बात समझ आया, ये इतना समझ आया पॉइंट, हाँ नहीं आया, मैं वापस से समझा रहा हूं, रुको समझ जाओ। पहले एक बार ना बाकी पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, बाकी 3 पॉइंट इजी है, ये पॉइंट वापस से बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद है सी पॉइंट, द सम मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन क्या होना चाहिए, सम, ये सेम पॉइंट है, उसमें जो अमाउंट लिखी हुई चाहिए वो सर्टेन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, एम से, ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, किसकी बात हो रही है, आपके मनी की ही बात हो रही है, मनी ओनली, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वो स्टैंपिंग वाला पॉइंट है, इट शुड बी स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प, स्टैंपिंग होनी चाहिए। गाइस ये 3 पॉइंट तो क्लियर है, जो 5th पॉइंट था वो उसमें डाउट है, ठीक है, वो मैं बता देता हूं वापस से। किताब में जो लिखा हुआ है वो मत पढ़ना, पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद किताब में जो लिखा है वो पढ़ना। सेक्शन 31 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, पहला क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट, दूसरा क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट के बारे में क्या बोला हुआ है, प्रॉमिसरी नोट के बारे में बोला हुआ है कि आप बियरर बन नहीं सकते, मतलब विदाउट नेम वाला जो कैटेगरी है वो नहीं अप्लाई हो रही यहाँ पे, टू बियरर वाला ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। एक मिनट, बस ये पॉइंट हो जाए ना तुम भी तो भूल जाओगे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप बियरर बन सकते हो, बट ऑन डिमांड नहीं बन सकते। तो बेसिकली ऑन डिमांड वाला पार्ट नहीं है, आपका नाम लिखा हुआ हो सकता है और नहीं भी हो सकता, काम चल जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पर आप पहले डिमांड नहीं कर सकते, या फिर आप टाइम पूरा होने से पहले वो पैसे नहीं ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है, यहां पे आप बियरर ही नहीं बन सकते हो, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, आरबीआई ने सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, लोगों को भला करने के लिए ये चीज की है कि लोग चालाकी से बेवकूफ ना बनाए किसी और को, ये काम लिखवा, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, आपके क्लाइंट को भी एडवाइस करने के लिए। पीपो एक बार पॉज कर ले, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ, उनसे बात करके आ रहा हूँ, है ना।